ग्रह जो है अगर अच्छा है तो अपने अच्छे सिग्निफिकेशन को बढ़ाएगा और अपने बुरे सिग्निफिकेशन को घटाएगा। अगर ग्रह खराब है तो अपने अच्छे सिग्निफिकेशन को घटाएगा और बुरे सिग्निफिकेशन को बढ़ाएगा। यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के स्वरूप का चित्रण और उनका व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व और स्वरूप जान के ही हम बहुत सारे तरह का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रहों का सिग्निफिकेशन याद कर सकते हैं। अब वराह मिहिर के अनुसार जो ग्रहों का डिपिक्शन है उसमें सन और मून का डिपिक्शन का ये श्लोक है जो कि इस प्रकार है। मधु पिंगल दृक् चतुरस्र तनु पित प्रकृते सविता अल्पकचय तनु वृत तनु बहुवात कफ प्राज्ञः च शशि मृदुवाक शुभ दृक्। अब ये जो श्लोक है वो वृहद जातक के अध्याय 2 ग्रह योनि भेद अध्याय का 8वां श्लोक है। और इस श्लोक में सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप का चित्रण किया गया है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में चर्चा की गई है। अब इस श्लोक में जो पहला 2 चरण है वो सूर्य के डिपिक्शन के बारे में दर्शाता है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब सब लोग माइक ऑन कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है बताइए। मधु मधु पिंगलक मधु पिंगल दृक् चतुरस। इसमें इस जो श्लोक में है 4 पद है ना, एक मधु पिंगल ड्रिक है, एक चतुरस तनु है, एक पिट प्रकृति है, एक सविता अल्प कच है, ठीक है कि नहीं। जो पहला पद है वो मधु का मतलब क्या होता है, शहद या फिर गुलाबी रंग का हल्का शहद शहद नुमा कलर का, ठीक है, गुलाबी, है कि नहीं। पिंगल का मतलब होता है भूरा यानी तांबे के रंग का, है कि नहीं। ड्रिक का मतलब क्या है बताइए। दृष्टि। हाँ हाँ लिखा तो है उसमें, नेत्र। लिखा है ना उसमें नेत्र, हाँ है कि नहीं। नेत्र करेक्ट सर। हाँ। तो इसका क्या मतलब है, जो सूर्य है वो शहद जैसे हल्के ताम वर्ग के नेत्र वाला है, मतलब हनी रेडिश ब्राउन आईज है उसका। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा आईज का व्यक्ति आपको मिला तो क्या बोलेंगे, क्या उसके नेत्रों पर सूर्य का प्रभाव प्रभाव है कि नहीं, बोलेंगे ना। यस सर। अगर कोई बोले कि मेरे पति के नेत्र क्या कैसे होंगे, तो अगर 7th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, अगर 7th लॉर्ड सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप ये बोल सकती है कि नहीं। जी। समझ में आया आपको। अब चतुरस तनु, अब मैंने इसमें लिख भी दिया है ना, चतुरस का क्या मतलब होता है, चकोर स्क्वायर नुमा, और तनु का मतलब होता है शरीर, है कि नहीं। समझ में आया आपको। जो सूर्य है वो क्या है, स्क्वायर बॉडी शेप्ड है, ठीक है, मतलब उसका जो भुजाएं हैं और जो शरीर का आकृति है वो स्क्वायर नुमा है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं सबको। अब तो अब एक और चीज लिख लीजिए, जो स्क्वायर होता है वो सूर्य द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो स्क्वायर शेप होता है उसका वो सूर्य द्वारा सिग्निफाई किया जाता है, ठीक है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका चेहरा चौकोर है थोड़ा सा तो उस पे सूर्य का प्रभाव। पूरा बॉडी टाइप लिखा है, चेहरा नहीं, पूरा बॉडी टाइप, ठीक है। अब मैं बताऊं कि अब मान लीजिए कि चकोर जो है वो सूर्य से देखा जाता है, तो आप जो सूर्य का रत्न पहने हैं वो किस आकृति में पहनना चाहिए बताइए। चौकोर पहनना चाहिए। स्क्वायर। है कि नहीं। तो स्क्वायर जी में पहनेंगे ढलाएंगे तो उसका प्रभाव दुगना हो जाएगा कि नहीं। ऐसे हर ग्रहों का है कि नहीं, समझे। जी सर। अब लोगो, आपको लोगो बनाना है। अभी तो प्रश्न में जो लोग है प्रश्न में मैं उनको सिखाऊंगा कि लोगो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर उसमें सूर्य आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको लोगो जो है वो स्क्वायर नुमा हो सकता है कि नहीं। जी सर। खत्म। तो सिर्फ इसमें ग्रहों की पर्सनैलिटी नहीं पता चल रहा, हम लोग को प्रिडिक्शन करने का तरीका भी पता चल रहा है कि नहीं। जी सर। अब जो इसमें क्या लिखा है, पित्त प्रकृति लिखा है ना तीसरे पद में, पित्त प्रकृति,
यानी मैंने जो पित्त वाले में सारी चीजें बताया था वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा, है कि नहीं? मतलब मैंने क्या बताया था, बताइए। मैंने बताया था कि जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति होता है वो मांसल होता है, मध्यम आकार का होता है, उसकी जो त्वचा है टैली होती है, ऑयली होती है, वार्म होती है, भूख जो है स्ट्रांग होती है, पाचन जो है तेज होता है, ऊर्जा जो है स्थिर और तीव्र होती है, स्वभाव जो है टेम्परामेंट जो है वो एम्बिशियस और चिड़चिड़ा होता है कि नहीं? बताया था कि नहीं? नींद जो होती है वो औसत होती है, आवाज जो होती है तेज और आदेशात्मक होती है। वो सारे स्वभाव सूर्य के अंदर आएंगे। खत्म, ठीक है? इसलिए मैं पढ़ा रहा था। अगर वो नहीं पढ़ाता ना तो ये सब उतना डिकोड नहीं कर पाता आप, है कि नहीं? अब और पित्त जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति होता है उसका जो मुख्य स्वभाव है वो आत्मविश्वासी होता है, विश्लेषणात्मक होता है। मैंने बताया बताया था कि सूर्य जो है राजा है, प्लानिटरी कैबिनेट में राजा है ना, तो राजा विश्लेषणात्मक होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। अब जल्दी गुस्सा आता है उसको, सूर्य को। अब तो जो सब मैंने बताया था आपको वो यहां पे काम आएगा, ठीक है? अब जो सूर्य है वो सविता अल्पकच है। सविता अल्पकच का मतलब होता है सवित, सवित का मतलब होता है सूर्य। ओम सविताय नमः सुनी होंगे ना आप लोग, पायल जी, है कि नहीं? सवित का मतलब होता है सूर्य, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, सबको पता है। कचा का मतलब, कचा शब्द जो है, कच जो शब्द है वो बाल के लिए उपयोग किया जाता है संस्कृत में, ठीक है? मतलब सवित के पास अल्प कच है, यानी सूर्य के पास सिर पर कम बाल हैं। कम बाल मतलब वो टकला नहीं है, वो उसका जो बाल है वो घना नहीं है, वो पतला है, जस्ट लाइक मी, है कि नहीं? बहुत ज्यादा डेंस बाल नहीं है। और जो जो रोम है, एक होता है कि झाड़ू जैसा बाल, एक होता है ना ये झाड़ू जैसा बाल, मोटा मोटा बाल, है कि नहीं? एक होता है बस पतला 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 बाल। जो सूर्य का जिस पर प्रभाव होगा उसका पतला बाल होगा, ठीक है, थोड़ा बाल होगा। क्यों? क्योंकि उसके सर गुस्सा ज्यादा रहता है, गुस्सा जहां पे रहेगा वहां पे बाल टिक पाएगा? बताइए। चिंता ज्यादा रहेगा, ठीक है, वहां पे बाल टिक पाएगा? वही चीज है। अब इतना तक समझ में आया सबको? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर मतलब पुरुषों में तो ये चीज समझ में आती, बट स्त्रियों में बालों से रिलेटेड कैसे समझा जाए? अरे तो स्त्री में भी तो मोटा बाल पतला बाल होता है कि नहीं, बताइए? ठीक है, बारीक बाल, है कि नहीं? और स्त्रियों में भी देखिए, स्त्रियों में भी मेल की तरह बाल्डनेस, हम बाल्डनेस बोल ही नहीं रहे, हम्म स्त्रियों के भी बाल्डनेस होता है लेकिन वो मेन की तुलना में नहीं होता, है कि हम्म नहीं? हम्म, समझ में आया आपको? ठीक है सर। अब अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो सूर्य है उसका जो पर्सनालिटी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, नोट तो मिलेगा ही आप लोगों को। जो सूर्य के नेत्र सहज जैसे हल्के ताम्र रंग के, शरीर चौकोर व पित्त प्रधान होता है, उसके सिर पर बहुत कम बाल होते हैं, मतलब बारीक बाल होते हैं, लो डेंसिटी वाले बाल होते हैं। अब सन्स आईज आर ऑफ हनी कलर्ड एंड रेडिश ब्राउन, हिज बॉडी इज स्क्वायर एंड ही हैज बाइलियस कॉन्स्टिट्यूएशन, ही हैज वेरी लिटिल हेयर ऑन हिज हेड, मतलब लो डेंसिटी हेयर, है कि नहीं? अब इस श्लोक में जो दूसरा, जो अंतिम दो चरण है उसमें चंद्रमा के बारे में बात की गई है। सबसे पहले शब्द आता है तनु वृत तनु, ठीक है, तनु वृत तनु। ये जो शब्द है, तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होता है शरीर भी होता है, तनु का मतलब होता है सूक्ष्म पतला, ठीक है, छोटा। तो इसमें यमक अलंकार है ना, पहले तनु का मतलब है सूक्ष्म, दूसरे तनु का मतलब होता है शरीर, ठीक है। तनु वृत्त तनु, पतला, वृत्त का मतलब होता है गोलाई वाला, और तनु मतलब शरीर। तो जो चंद्रमा है उसका पतला है लेकिन गोलाकार शरीर है। पतला तो है लेकिन सिक्स पैक एब वाला पतला नहीं है, ठीक है, गोलाकार शरीर वाला है। और बहुवात कफ, इसमें क्या लिखा है? मतलब बहु का मतलब क्या होता है बताइए? अधिक। वात का मतलब होता है जो वात प्रकृति वाला विंड,
और कफ का मतलब होता है कफ प्रकृति वाला। मतलब जो चंद्रमा है वो वात और कफ प्रधान व्यक्ति है। तो जो मैंने आपको वात और कफ दोनों को बताया था, क्या बताया था कि जो वात प्रकृति वाला होता है उसका शरीर पतला होता है और मजबूत होता है, कफ प्रकृति वाला जो मैंने दोनों को बताया था, वो सारी चीजें दोनों को मिक्स करके हुआ है उसमें, चंद्रमा में, है कि नहीं? तो दोनों का कैरेक्टर वात का भी आएगा और कफ का भी आएगा, है कि नहीं? अब इसमें क्या लिखा है? प्राज्ञा च, यानी प्राज्ञा का मतलब होता है बुद्धिमान, और च का मतलब होता है और, कि बहु वात कफ प्राज्ञा च, यानी चंद्रमा जो है वात और कफ प्रधान व्यक्ति है और बुद्धिमान भी है कि नहीं? आप कहेंगे बुद्धिमान है, तो आप कहेंगे कि बुद्ध जो है बुद्धि का बुद्धि बुद्धि का प्रतीक है ना, तो आपको बोलना चाहिए ना बुद्ध जो है बुद्धि को दर्शाता है, तो ये चंद्रमा बीच में कहां से आ गया? मन में सवाल आया कि नहीं? जी सर। मतलब बुद्ध के पिताजी जो हैं वो स्वयं चंद्रमा है, ठीक है। अब मैं जी बताऊं कि जिसके भी कुंडली में चंद्र और बुद्ध का युति होता है, उसके अंदर विश्लेषणात्मक, उसका बुद्धि बहुत अच्छा होता है, विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। खास तौर पर जो लग्न की डिग्री है वो कंजंक्शन से ज्यादा पास में हो, और वो फर्स्ट हाउस में बन जाए तो और भी अच्छा, है कि नहीं? जिस भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र और बुध का युति है और क्लोज कंजंक्शन में है, ये नहीं कि 20 डिग्री का फासला है कि नहीं, क्लोज कंजंक्शन में, ठीक है, कम से कम 4-5 डिग्री के अंदर होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आया आपको? क्लोज कंजंक्शन में है तो उस व्यक्ति के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता अधिक होती है। और किस क्षेत्र के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है, वो किस हाउस में है और किस राशि में है, इसके आधार पे आएगा, है कि नहीं? समझ में आया आपको? अगर फोर्थ हाउस में है चंद्रमा और बुध, तो हम ये कह सकते हैं ना कि फोर्थ हाउस होता है जमीन, फोर्थ हाउस होता है लग्जरी। तो कौन सा कार खरीदना चाहिए, कौन सा जमीन खरीदना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? अगर वो खराब राशि में है तो वो जो विश्लेषण करने की क्षमता अच्छा है लेकिन वो आपको नचाएगा, है कि नहीं? वो उसके अंदर क्षमता तो है लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है ना, तो उसका दुरुपयोग करेगा खराब राशि में है तो, है कि नहीं? अब वो खराब राशि अच्छा राशि कैसे होता है वो तो हम लोग कोर्स में समझेंगे। अब अभी प्राज्ञा च शशि, मतलब जो चंद्रमा है वो बुद्धिमान है, ठीक है, और वात और कफ प्रधान व्यक्ति है। और मृदु वाक, मृदु वाक का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, मृदु का मतलब होता है कोमल और वाक का मतलब होता है बोलने वाला। तो चंद्रमा जो है मृदु वाक है, ठीक है, मतलब चंद्रमा के पास कोमल वाणी है, ठीक है। अब मैं इसलिए चंद्रमा को स्त्री स्त्री ग्रह भी बोला गया है ना, कि वो क्या कहते हैं, मीठा मीठा बात बोल के काम निकलवाता है। आदेशात्मक उसका वाणी नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मीठा मीठा बोल के काम आया तो वो स्त्री का गुण है ना, मीठा मीठा बोल के काम निकलवाने वाला। ए जी हार खरीदना है हमको, है कि नहीं? अब और इसमें क्या लिखा है? शुभ दृक। शुभ का मतलब होता है सुंदर या मंगलमय, ऑस्पिशियस। दृक का मतलब होता है नेत्र। मतलब चंद्रमा का जो दृष्टि है वो शुभ है, वो ऑस्पिशियस है। तो इससे क्या प्रिडिक्शन निकला आपको, बताइए, क्या प्रिडिक्शन निकालेंगे आप लोग कुंडली में? मतलब अपने से सप्तम को देखेगा तो उसके लिए अच्छा करेगा। ठीक है। अब चंद्रमा को वराहमिहिर ने शीत रश्मि कहा है। जो प्रश्न वाले प्रश्न कोर्स में होंगे मैंने पढ़ाया था आप सबको। चंद्रमा जहां दिखता है वहां शीतलता प्रदान करता है, शीत रश्मि इसलिए कहा गया है कि नहीं? तो चंद्रमा जहां दिखता है वहां शुभता प्रदान करता है, ठीक है, बशर्ते। अब देखिए इसमें ज्योतिष में क्या होता है कि जो अच्छे गुण है वो तभी फलित होंगे जब ग्रह अच्छा बैठा होगा, का पोजीशन अच्छा होगा। जो बुरे गुण गुण है तभी फलित होंगे जब ग्रह खराब बैठा होगा, है कि नहीं? देखिए जो शनि है वो मेहनत का भी कारक होता है और आलस का भी कारक होता है। तो कोई बताएगा कि शनि जो है वो कब मेहनत को दर्शाएगा, कब आलस्य को दर्शाएगा, बताइए। जब तृष्णाय भाव में रहेगा तो मेहनत दिखाएगा। और बताइए।
जैसे अगर 1 5 9 में होगा तो शायद मेहनत और अच्छा देखिए, काम करेगा। मैं सब लोग अपना ज्योतिष का एक मूल सूत्र नोट कर लीजिए। हर ग्रह के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। सूर्य अगर राजा है तो वो घमंडी भी है कि नहीं? हर ग्रह में पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं, दोनों होती हैं। ठीक है। अब मेहनत करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताइए। जनरली तो अच्छा ही बोलते हैं। तो इसमें इतना सोचने की आवश्यकता क्या है कि नहीं? और आलस से अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुराई बोलते बुरा हैं। है। बुरा है ना। तो अब शनि यदि मेहनत भी दर्शा रहा है, आलस भी दर्शा रहा है, तो ग्रह जब भी पीड़ित अवस्था में होता है, जब भी खराब होता है, तो वो अपने बुरे प्रकृति, अपने बुरे चीजों को बढ़ाता है। ग्रह जब भी अच्छा अच्छा बता होता है तो वो अपने अच्छे चीजों को कम, अपने अच्छे चीजों को बढ़ाता है, खत्म। है कि नहीं? एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग, है कि नहीं? ग्रह जो है अगर अच्छा है तो अपने अच्छे सिग्निफिकेशन को बढ़ाएगा और अपने बुरे सिग्निफिकेशन को घटाएगा। अगर ग्रह खराब है तो अपने अच्छे सिग्निफिकेशन को घटाएगा और बुरे सिग्निफिकेशन को बढ़ाएगा। समझ में आया आपको? तो सब कुछ अफ्लिक्शन, यानी ग्रह शुभ है कि अशुभ है, पीड़ित अवस्था में है कि शुभ अवस्था में, इस पर डिसाइड होता है, मेन चीज है कि नहीं? अब बताइए, गुरु सुख का कारक होता है और शनि दुख का कारक ग्रह होता है कि नहीं? तो कुंडली में अगर शनि गुरु अच्छा है तो सुख में बढ़ोतरी होगा, है कि नहीं? अगर क्या कहते हैं, कुंडली में जो शनि है वो दुख का कारक ग्रह है। यदि शनि जो है अच्छी अवस्था में बैठा होगा, स्ट्रांग होगा, तो वो दुख को बढ़ाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। अगर नहीं सर, नहीं अगर बढ़ाएगा। सर अच्छा अगर बैठा रहेगा तो नहीं बढ़ाएगा ना दुख। सर अगर हाँ, शनि अच्छी पोजीशन में होगा तो फिर कैसे बढ़ाएगा? तो वही तो बात है ना। लोग इसमें क्या समझते हैं कि अगर शनि आपका अच्छा स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आप दुख को भी ज्यादा कर देता है। ये गलत कंसेप्शन है कि नहीं? कॉन्सेप्ट ये गलत है। अगर शनि अगर अच्छा बैठा हुआ तो अपने अच्छे सिग्निफिकेशन को ही बढ़ाएगा, बुरे सिग्निफिकेशन को कम करेगा। लोग बोलते हैं ना, शनि को स्ट्रांग मत करना, काला कपड़ा मत पहनना, नहीं तो शनि स्ट्रांग हो जाएगा और तुमको दुख देगा। अगर तुम्हारी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तो अगर तुम्हारा भाग्य से अच्छा बैठा हुआ है, तुम्हारा अच्छे कर रहा है, तो बढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है? अगर शनि दुख का कारक ग्रह है, आपके लिए अच्छा है, तो ये नहीं है कि कभी दुख देगा ही नहीं। ऐसा समय समय पे आधारित होता है कि नहीं? क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमको पता है कब दुख देने वाला ट्रांजिट है, कब अच्छा वाला ट्रांजिट है कि नहीं। अब सर एक चीज पूछूं? बढ़िए। सर अगर किसी का शनि खराब हो तो उसको वो जो सैटर्न का जो प्लांट होता है जिसको शमी का पौधा बोलते हैं वो नहीं रखना चाहिए? हाँ, तो मैं बताऊं कि जो शनि का जो प्लांट है, ये बुरे कर्म को काटता है ना। जो शनि का प्लांट है, मैं बता रहा हूँ कि शनि का अगर खराब होगा तो वो शनि का पौधा लगाएंगी तो वो मर जाएगा, सूख जाएगा, निश्चित ही सूख जाएगा। तो वो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि शनि, अच्छा आप तो ये प्रेडिक्टिव वाले में तो थी नहीं आप, है कि नहीं? इसमें मैं बताऊंगा कि मैं आपको रेमेडीज में पढ़ाऊंगा कि ये जो प्लांट वाला सिस्टम है ना, वो मर रहा है आपके भले के लिए। वो आपके जो भोगना था आपको, आपके बिहाफ पे वो मर रहा है। ठीक है। जो चीज आपको भोगना था वो खुद अपने ऊपर ले रहा है। तो जितनी बार मरे, जबरदस्ती नहीं मारना है, अपने नेचुरल मर्ड से मरे, तो वो आपका तो उतना हिस्सा वो अपने ऊपर ले लिया, है कि नहीं? तो जितनी बार मरता है, अगर मान लीजिए एक बार सूख गया, फिर लगाइए, फिर लगाइए, फिर लगाइए, जितनी बार मरता है वो आपका पाप, आपका कर्म अपने ऊपर ले रहा है कि नहीं? जब अभी जब रेमेडी पढ़ाऊंगा कोर्स के अंत में, तब बताऊंगा कि कैसे काम करता है। किसी को और कोई क्वेश्चन? नहीं? तो चलते हैं। अब अब ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का शरीर पतला और वृत्ताकार होता है। प्रकृति वात कफ प्रधान होती है। वह बुद्धिमान, कोमल वारी वाला और सुंदर सुंदर नेत्रों वाला होता है। The body of moon is slim and rounded. The nature is very windy and phlegmatic. He is wise, soft spoken, and has beautiful eyes.
अब अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप हमारा कोर्स जन कुंडली अध्ययन थ्रू एनिमेशन 2026 बैच पे एनरोल हो सकते हैं। और ये जो जन कुंडली अध्ययन बैच है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी बिगिनर्स के लिए फ्री सेशन चल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त हो गया है।